हेलो 9th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक वोटर लिस्ट। हमने फर्स्ट प्रोसेस की थी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि इलेक्शन की प्रोसेस कि हमारे भारत में इलेक्शन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद उसमें रिजर्व सीटें की हमारे संविधान मेकर ने कि वीकर सेक्शन भी जो है पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए। और नेक्स्ट जो उनका स्टेप होगा जब इलेक्शन जो है की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है फिर वोटर लिस्ट। हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वोटर लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड होगी, कंट्री को जो है डिवाइड कर दिया गया एरिया वाइज, ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट क्या प्रोसेस करती है, वोटर लिस्ट बनाती है। वंस द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिसाइडेड, जब कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइडेड हो जाती है, द नेक्स्ट स्टेप टू डिसाइड, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिसाइड क्या किया जाता है, हु कैन नॉट वोट एंड हु कैन, कौन वोट देगा और कौन नहीं। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी वन टिल द लास्ट डेट तक कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए कि जो वोट देने के काबिल हो चुका है परंतु फिर भी वो उसका वोटर लिस्ट में नाम ना है। तो ये लास्ट तक ये प्रोसेसिंग जो है चलती रहती है। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अगर हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करते हैं, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। तो जो वोट देने के एलिजिबल है, यानी कि जो वोट दे सकता है, 18 साल से ऊपर का बच्चा है, तो वो जो है उसको जो है इलेक्शन से पहले जो है शामिल किया जाता है, गिवन टू एवरीवन। दिस लिस्ट टू ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। तो ऐसी लिस्ट जो वोटर लिस्ट बनकर आती है कि जिसमें कि ये व्यक्ति जो है वोट दे सकता है, उनके नाम आते हैं, उसको हम जो है इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉमनली हम जो है उसको वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं, वैसे उसको इलेक्टोरल रोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका अदर नेम इलेक्टोरल रोल भी है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ताकि हर व्यक्ति को, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, 1 वोट 1 वैल्यू है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट स्टेप है कि वोटर लिस्ट बनाई जाती है। इट इज़ लिंक टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन की फर्स्ट कंडीशन है कि सभी जो वोट देने के लायक है उनको जो है उस लिस्ट में शामिल करना। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हर किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, समान अधिकार मिला हुआ है। इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हमने अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जो है चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होते हैं, जो 18 साल से ऊपर होते हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस इसका मतलब क्या होता है कि इट मीन दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट, ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग है कि एवरीवन शुड हैव 1 वोट, प्रत्येक आदमी 1 वोट देगा और ईच वोट और प्रत्येक वोट की इक्वल वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज, ओके। तो नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीज़न, बिना गुड रीज़न के, बिना अच्छे कारण के हम किसी को भी वोट देने से मना नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट सिटीजन डिफरेंट फॉर्म वन अनदर इन मैनी वे, कि डिफरेंट जो नागरिक है, अलग अलग नागरिक के अलग अलग अपने वो होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कुछ, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई बहुत एजुकेटेड है, कुछ एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। तो हर आदमी डिफरेंट है, डिफरेंट सिटीजन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से हर आदमी अलग है, ठीक है। वो रिच में भी और या पुअर भी हो सकता है, हाई एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड, ठीक है। तो सम आर काइंड अदर आर नॉट सो काइंड, कुछ दयालु होते हैं, कुछ निर्दयी होते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग, परंतु सभी है तो ह्यूमन ही बीइंग विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज, क्योंकि हर किसी के विचार, हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग होती है। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव इक्वल से इन डिसीजन दैट इफेक्ट देम, परंतु हर किसी का जो है इक्वल राइट है, और क्योंकि हर किसी का डिसीजन जो है इसमें इफेक्ट करता है। इन आवर कंट्री, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर, प्रत्येक नागरिक जो 18 साल का या 18 साल से अबव है, कैन वोट इन एन इलेक्शन, वो इलेक्शन की जब चुनाव होते हैं तो वो वोट दे सकता है। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू वोट, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजियन का हो, या मेल या फीमेल हो, ठीक है। तो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। सम क्रिमिनल एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड, यानी कि
कोई जैसे बहुत बड़ा अपराधी है या कोई मेंटली डिस्टर्ब है यानी कि पागल है तो कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। तो ऐसे व्यक्तियों को केवल वोट देने का अधिकार जो है रेयर सिचुएशन में ही मिलता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर पुट ऑन वोटर लिस्ट। तो ऐसे लोगों को तो भाई किसी रेयर सिचुएशन में ही जो है अधिकार दिया जाता है कि वो वोट दे, पर और गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितने भी व्यक्ति वोटर्स हैं यानी कि 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले हैं, अबव एज के हैं, तो उन सब का नाम किस में होना चाहिए, वोटर लिस्ट में होना चाहिए। एज न्यू पर्सन अटेंड वोटिंग एज नेम्स आर एडिंग टू द वोटर लिस्ट। मान सपोज कीजिए कि इस साल लिस्ट बन गई, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन का टाइम आएगा तो जो है काफ़ी बच्चे जो है 18 साल की 18 साल से अबव एज के हो जाते हैं, तो उन नए बच्चों का नाम भी वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा। यानी कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक नई वोटर लिस्ट बनकर तैयार हो जाती है। पहले वाले जो नाम हैं वो तो है ही, साथ में जो नए नाम और ऐड होने हैं उनको भी नाम ऐड किया जाता है। एंड नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ए प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड। यानी कि कोई व्यक्ति यानी कि एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर कहीं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया, वहाँ उसने अपना वोटर लिस्ट में नाम करवा दिया है, तो वो पहले जहाँ उसका नाम है वहाँ से कट हो जाएगा, या क्यों किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर। प्रत्येक 5 साल के बाद दोबारे से ये है ना हर बार जो है ये लिस्ट बनती है कि किसका नाम डिलीटेड किया जाए और किसका नाम ऐड किया जाए। ठीक है, तो दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट, और ये सब कुछ क्यों किया जाता है, ये इस बात के लिए इंश्योर करने के लिए किया जाता है, इट रिमेन अप टू डेट इन द, क्योंकि अप टू डेट तो हमेशा रहना चाहिए आदमी को। हम जनरली जो लाइफ में भी है तो भी हमें जो है हर टाइम जो है हर नई बात के बारे में पता होना चाहिए, तो अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। उसी प्रकार से जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार भी अपनी वोटर लिस्ट को रिवाइज़ करती रहती है, किसका नाम हटाना है किसका नाम ऐड करना है, तो हर 5 साल के बाद ये प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ताकि अप टू डेट रहे लिस्ट। और इन द लास्ट फ्यू ईयर ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। अभी कुछ सालों से जो है, पहले तो क्या था वोटर लिस्ट में नाम होता था और एक जो है कार्ड बन के आ जाता था, तो जो है केवल एक लिस्ट आ जाती थी कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, परंतु कुछ सालों से जो है अब वोटर का आईडी कार्ड भी बनना शुरू हो चुका है जिसमें उस व्यक्ति की फ़ोटो भी होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों का आई कार्ड होता है स्कूल में, उसी प्रकार से ये वोटर आईडी कार्ड होता है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। जिसका भी पर्सन का नाम वोटर लिस्ट में होता है उसके पास ये आई कार्ड जो है प्रोवाइड करवाती है सरकार। द वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। और वोटर के पास जो है ये आई कार्ड होना चाहिए जब वो वोट देने के लिए जाता है, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन अलास। तो ये वोटर कार्ड क्यों होता है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के स्थान पर वोट ना दे पाए। बट दिस कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी, परंतु ये कार्ड कंपल्सरी भी नहीं है वोटिंग के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो आईडी कार्ड अगर बाई चांस बन के नहीं आया है तो वो व्यक्ति जो है वो कुछ और प्रूफ आइडेंटिफाई ले जा सकता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो वो अपना राशन कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी साथ में ले जा सकता है। फॉर वोटिंग द वोटर कैन शो मैनी अदर प्रूफ आइडेंटिफाई लाइक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ऐसा वो कुछ प्रूफ के लिए जो है ले जा सकता है अगर उसके पास जो है उसका आई कार्ड नहीं है, यानी कि इलेक्शन वाला जो है वो आई कार्ड नहीं है तो। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड अगर उसका नहीं है तो EPIC कहा जाता है उसको, तो अगर वो कार्ड नहीं है तो वो वोटर कार्ड नहीं है तो वो राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकता है प्रूफ के लिए। तो ये है कि अगली प्रोसेस होगी वोटर लिस्ट की, कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड होगी, फिर वोटर लिस्ट तैयार होती है, उसके बाद आता है नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट। भाई उम्मीदवार अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है कि भी मैं इस बार इलेक्शन में खड़ा हूँ, तो नॉमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वी नोटेड अबव दैट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस।
क्योंकि हमने क्या कहा है कि इलेक्शन में हर व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। दिस हैपन ओनली, और ये कब होगा, व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। जब जो है ये केवल कब हो सकता है, जब हर व्यक्ति को वो इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार हो, यानी कि उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड। तो हमारा सिस्टम क्या प्रोवाइड करवाता है, इसके लिए क्या मतलब एक प्रोसेस होती है कि कौन उम्मीदवार जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। दिस इज एनी, कोई भी व्यक्ति, एनी हु कैन बी वोटर कैन आल्सो बी कम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। यानी कि जो आदमी यानी कि 18 या 18 साल से ऊपर का है, अब एज का है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो आदमी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। परंतु केवल एक बात का डिफरेंस है, यानी कि एक व्यक्ति है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है, वो वोट डालने का जो है उसको अधिकार मिल चुका है, परंतु उसको वोट डालने का अधिकार मिल गया, परंतु अब उसको इलेक्शन में खड़ा होना है, ठीक है, किसी पार्टी का उम्मीदवार बनना है, तो उसके लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज इज़ 25 ईयर। तो उस आदमी की एज या उस लेडीज़ की एज, जो भी इलेक्शन को कोई भी कैंडिडेट हो जो इलेक्शन में किसी पार्टी के थ्रू जो या इंडिविजुअल खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है कि वो 25 ईयर का हो, ठीक है। वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर फॉर बीइंग ए वोटर, क्योंकि 18 साल में तो वोट डालने का अधिकार उसको मिल जाता है, परंतु इलेक्शन में अगर वो खड़ा होना चाहता है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25, ठीक है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो ये है कि जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल एक्स्ट्रा, भाई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि उस पर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा केस नहीं चलना, यानी कि उसको किसी प्रकार की ऐसी कोई अगर सज़ा मिल चुकी है कि ये इस बात के लिए भाई ये इसने ये गलती की है, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल है और कोर्ट जो है उसको डिक्लेयर कर चुकी है कि क्रिमिनल है, तो वो वोट डालने उसको इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार नहीं है। ये सेकंड कंडीशन है। बट दिस अप्लाई इन एवरी एक्सट्रीम केसेस, परंतु ये जो है बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है। पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल्स एंड सपोर्ट। अब भाई कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का क्रिमिनल है तो उसको कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है, उस केस में जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। अब जो भी कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टी उस कैंडिडेट को अपना सिंबल देती है, पार्टी का सिंबल देती है और उसकी सपोर्ट भी करती है। पार्टी नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। जब पार्टी नॉमिनेट कर देती है किसी कैंडिडेट को, यानी कि उसने उस कैंडिडेट को अपनी पार्टी की क्या दे दी है, टिकट दे दी है, ठीक है। यानी कि कोई भी पार्टी, एनीवन, कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी है, अगर वो पार्टी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है कि ये हमारी पार्टी से खड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि पार्टी ने उसको क्या दी है, टिकट दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो इलेक्शन में जो है खड़ा हो सकता है। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। कोई भी व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, चाहे वो इंडिविजुअल या किसी पार्टी के थ्रू, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब उसको टिकट मिल जाती है तो उसके बाद उसको क्या भरना पड़ता है, हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। तो उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और साथ में उसको कुछ मनी यानी कि कुछ पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवानी पड़ती है इलेक्शन, ठीक है। जब नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है, यानी कि कोई भी उम्मीदवार अगर इलेक्शन में खड़ा है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसको पहले नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और नॉमिनेशन जब फॉर्म फिल करता है तो उसको कुछ धनराशि जो है डिपॉजिट भी करवानी होती है। तो उसको कुछ धनराशि भी जमा करवानी होगी जब वो इलेक्शन में खड़ा होगा। और साथ ही साथ एक न्यू सिस्टम जो है
इंट्रोड्यूस किया है। क्या? ए न्यू सिस्टम डेक्लेरेशंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में कुछ एक नया सिस्टम भी जो है बताया गया है। वो क्या है कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डेक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। जब वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करता है तो उसको कुछ जो है कोर्ट की हिदायत मिली हुई है कि ये चीज़ें उसको जो है नॉमिनेशन फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले फुल डिटेल क्या देनी पड़ेगी कि सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि उस उम्मीदवार जो इलेक्शन में खड़ा है उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा, पेंडिंग नहीं है कोई भी केस। डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर फैमिली, और उसकी फैमिली के पास या उसके पास क्या धन और संपत्ति है, क्या उसको कितना रुपया किसी का उधार देना है, क्या लायबिलिटीज़ है, वो सारी उस फॉर्म में उसको फिल करनी पड़ती है। ठीक है। थर्ड, यानी कि पहली होगी ये नॉमिनेशन फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। फिर एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो ये उसको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी मेरी लायबिलिटीज़ है और मेरे खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं है। यानी कि मनी तो डिपॉजिट करवानी होगी, साथ में अपनी पूरी डिटेल उसको उस नॉमिनेशन फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू मेड पब्लिक, और जो वो इंफॉर्मेशन भरता है नॉमिनेशन फॉर्म में उस उम्मीदवार की सारी बातें जो है जनता को बताई जाती है कि आपका उम्मीदवार जो इलेक्शन में खड़ा है वो इतना पढ़ा लिखा है, उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस नहीं है, उसकी इतनी संपत्ति है और इतनी उसका उत्तरदायित्व लायबिलिटीज़ है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है अपने बारे में, तो उससे जो है वोटर्स के पास कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका मिल जाता है कि वो किस कैंडिडेट को अपना वोट दे, क्योंकि हर उम्मीदवार की जो है के बारे में उसको मालूम होता है कि ये उम्मीदवार कैसा है कैसा नहीं, तो उसके पास जो है चॉइस हो जाती है कि भाई मुझे इस इंसान को वोट देनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ आएगी कि वाई देर इज़ नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच ए इंपॉर्टेंट पोजिशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब कोई आदमी नेता बनता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से के थ्रू जो है वो खड़ा होता है इलेक्शन में, चुनाव जीत जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, एमएलए एमपी बनता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं फिक्स की गई कि वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, जबकि हम जो दूसरी जॉब हैं करते हैं, चाहे हम आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो उसमें जो है क्वालिफिकेशन फिक्स होती है, अभी इस आदमी के पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी वो आदमी ये बन सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है कि नेता के पास एक्यूरेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है होल्ड होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है हर प्रकार की जॉब के लिए जो है ज़रूरी नहीं है। ये कहते हैं कि जैसे द रेवलेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू इंडियन क्रिकेट टीम, जैसे कोई आदमी क्रिकेट टीम में क्रिकेटर बनना चाहता है तो उससे उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, उसमें ये देखा जाता है कि वो क्रिकेट कितना अच्छा खेलता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है टीम में शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इज़ नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल, यानी कि एक आदमी क्रिकेट में टीम में जाना चाहता है तो उससे उसकी क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि उससे ये देखा जाता है कि वो क्रिकेट कितना अच्छा खेलता है। उसी प्रकार से कोई बेस्ट एथलीट है तो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती बल्कि ये देखा जाता है वो कितना तेज दौड़ सकता है। ठीक है, तो सिमिलर उसी प्रकार से जब एमएलए और एमपी बनते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती कि आप कितने पढ़े लिखे हो, बल्कि मेन उनका क्या चेक किया जाता है कि वो लोगों की प्रॉब्लम को कितना समझते हैं और कितना सोल्व कर सकते हैं। इस बात का जो है सबसे, तभी हम लोग जो है अपना नेता चुनते हैं, हम ये नहीं पूछते कि वो कितना पढ़ा लिखा, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये नेता का बिहेवियर कैसा है, इसका करैक्टर कैसा है, ये लोगों की प्रॉब्लम को कितना सुन सकता है, कितने लोगों की मतलब कि समाज कल्याण का काम कर सकता है, अच्छा डिसीजन ले सकता है। ठीक है,
तो ओवरऑल हम हर चीज़ को देखते हैं, पर हम क्वालिफिकेशन को कम मतलब देखते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो whether they can do so or not is examined by the lakhs of examiner their voter after every 5 year। हर 5 साल के बाद जब वोटर अपना वोट देता है तो सबसे पहले वो उस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की बजाय वो उसकी अदर एबिलिटीज़ को चेक करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वोट देता है। सेकेंड रीज़न क्या है, इवन इफ़ एजुकेशन वाज रेवलेंट, अगर एजुकेशन को रेवलेंट कर भी दिया जाए, नेसेसरी कर भी दिया जाए, इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इंपॉर्टेंस दे गिव टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये पीपल्स के ऊपर छोड़ दिया जाए कि भी अब आप इसके हिसाब से चुनो, तो नहीं चुन पाते कि भी हो सकता है कोई बहुत पढ़ा लिखा है परंतु उसमें जो है डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है, और कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसमें बहुत अच्छे से डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस है। तो इसको थोड़ा सा डिसाइड करने में, लोगों को अपना नेता चुनने में दिक्कत होगी। इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फॉर येट अनदर रीज़न, कुछ दूसरे कारण है जिसकी वजह से हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ज़्यादा वो नहीं दिया प्रेफर। इट वोंट डिप्राइव ए मेजोरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। मेजोरिटी ऑफ कंट्री के अकॉर्डिंग जो है हर किसी को अधिकार है। इट फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेजुएट डिग्री लाइक BA और BCom, BSc was made compulsory for candidate. More than 90% of citizens will become eligible to contest election। अगर हम ये कर दें कि भाई डिग्री एक कंपलसरी कर दें कि भाई MLA बनेगा तो ये डिग्री होनी चाहिए, MP बनेगा तो ये डिग्री होनी चाहिए, CM बनेगा तो ये डिग्री, PM बनेगा तो ये डिग्री, अगर ये डिसाइड कर दें तो हमारे कंट्री के अंदर आधे से ज़्यादा ऐसे लोग बाग हैं जो एलिजिबल ही नहीं होंगे इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। तो उस टाइम जो है हम अपना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन पाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है इलेक्शन में यानी कि उम्मीदवार जो खड़ा होता है या इलेक्शन के लिए जो है ये कंपलसरी नहीं किया हुआ है, जबकि अदर्स जॉब के लिए हमने क्वालिफिकेशन जो है कंपलसरी की हुई है, ठीक है। इलेक्टोरल रोल है, अब बात हो गई नेक्स्ट, हम जो है उसकी वो करेंगे प्रोसेसिंग में स्टेज देखेंगे इलेक्शन की। फर्स्ट होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड की, उसमें रिजर्व सीटें हो गई, वोटर लिस्ट बन के तैयार हो गई, और नॉमिनेशन हो गया कैंडिडेट का, हमें पता चल गया कि ये उम्मीदवार जो है खड़ा हो रहा है इस पार्टी से या ये इंडिविजुअल खड़ा हो रहा है। उसके बाद की प्रोसेस क्या है, अब जो उम्मीदवार पार्टी के मतलब कि इलेक्शन में खड़ा है तो अब वो क्या करेगा, कंपेनिंग करेगा, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि अलग अलग पार्टी के लोग बाग अपनी अपनी पार्टियों का जो है प्रचार कर रहे थे अपने अपने तरीके से। तो ये प्रचार स्टार्ट हो जाएगा। द मेन पर्पज़ ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल टू चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन का मेन उद्देश्य होता है लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का चांस मिलना। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर, किस गवर्नमेंट को या किस पॉलिसी को वो प्रेफर कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। और हर किसी को आज़ादी है कि वो अपने कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेटर है, तो उसके लिए डिस्कशन करने में। विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी जो है अच्छी सरकार बनाएगी, अच्छी पॉलिसी लाएगी। दिस इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग। और ये सब कुछ कब होता है, जब इलेक्शन का प्रचार होता है, यानी कि पार्टी का प्रचार होता है। प्रचार प्रसार होगा तो वो अपनी अपनी पार्टी की जो है आपको एडवांटेज सारी बताएंगे कि हमारी पार्टी से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारी पार्टी को जिताते हो। तो लोगों के पास अलग अलग पार्टियों की विचारधाराएं लोगों को सुनने को मिलती है, उस पर डिस्कशन भी होती है, काफ़ी चर्चा भी होती है। लोग बाग जो है बैठ के चर्चा भी करते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी बुरी है, कौन सा उम्मीदवार अच्छा है। तो उसके हिसाब से उनको अपना जो है नेता चुनने की चॉइस मिलती है। इन आवर कंट्री सच कंपेनिंग टेक प्लेस फॉर 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। डेट ऑफ पोलिंग और फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के
जब अनाउंस हो जाता है, कैंडिडेट का नाम अनाउंस हो जाता है, उस टाइम से लेके डेट ऑफ पोलिंग तक, जब तक वोट डालने का टाइम आता है तब तक 2 वीक पीरियड टाइम होता है कि जब वो अपने इलेक्शन का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में क्या होता है, द कैंडिडेट कंटेक्ट देयर वोटर, पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज देयर सपोर्टर। इसमें क्या होता है कि इस पीरियड के दौरान जो उम्मीदवार होता है वो वोटर से जाके घर घर जाके भी मिलता है, मीटिंग वगैरह भी करता है, ठीक है, अपनी पार्टी के बारे में बताने के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, रैली वगैरह भी करते हैं, ठीक है, तो ये सब काम करते हैं। दिस इज़ आल्सो पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी एंड डिबेट्स। और ये होता है जब टीवी और रेडियो पर जो है ना केवल इलेक्शन की ही बातें होती है, पूरा डिबेट जो है इसके ऊपर ही चलता रहता है। बट इलेक्शन कंपेनिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली, परंतु ये 2 वीक्स में ही केवल कंपल्सरी नहीं कर रखा कि हमें सिर्फ 2 ही हफ्ते प्रचार प्रसार करना है। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस, बल्कि जैसे अब 5 साल ख़त्म होने वाले हैं, सपोज कीजिए किसी सरकार के, अब पता है कि अब अगले जो है 2 महीने में या 4 महीने में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, तो पार्टियां क्या करती है, शुरू से ही अपनी प्रचार प्रसार करना शुरू कर देती है, लोगों से मिलना शुरू कर देती है, लोगों के लिए काम करना शुरू कर देती है, अपने सपोर्टर बढ़ाने शुरू कर देती है, रैली निकालनी शुरू कर देते हैं ये, तो ये इस तरीके से वो जो है पहले से ही काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा इन दिनों जब इलेक्शन हुए थे तो किस तरीके से जो है अलग अलग पार्टी जो है कैसे अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, कितने महीनों पहले ही उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। इन इलेक्शन कंपेनिंग में पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशू। इस जब इलेक्शन का चुनाव का प्रचार प्रसार होता है उस टाइम में ना बहुत सारी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं, अलग अलग तरीक़ों से बड़े बड़े इशू उठाते हैं कि जो रनिंग पार्टी है, जो एट ए प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही थी या चल रही है, तो वो जो है भाई ये इन्होंने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, इनके बड़े बड़े इशू जो है लोगों को बताती है ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचे। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू। वो लोगों को वो पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि पब्लिक का ध्यान पूरे और उनकी तरफ रहे, एंड गेट दैम टू वोट फॉर देयर पार्टी, और उनकी ही पार्टी को उन बेसिस पर वोट दे। लेट अस लुक एट सम ऑफ सक्सेसफुल स्लोगन। अब हम कुछ स्लोगन्स की बात करते हैं जो अलग अलग पार्टी ने अपने अपने स्लोगन बनाए हुए हैं। जब चुनाव प्रचार करते हैं तो अलग अलग प्रकार के आपको स्लोगन सुनने को मिलते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के गीत बनाते हैं वो लोग, नारे तो लगाते ही हैं, साथ में गीत भी बना देते हैं अपनी अपनी पार्टी से रिलेटेड। और ये अपने इलेक्शनों के दिनों में काफ़ी जो है इसके बारे में सुना भी है, देखा भी है, किस तरीके से अलग अलग पार्टी जो है चुनाव प्रसार करती घूमती है। तो कुछ पार्टियों ने अपने स्लोगन्स बनाए हैं, उसमें से कुछ पार्टियों के हम स्लोगन्स लेंगे। सबसे पहले द कांग्रेस पार्टी। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने जब लीड कर रही थी तो उस टाइम उन्होंने स्लोगन कौन सा बनाया था, स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने अपना स्लोगन बनाया था, नारा लगाया था कि हम जो है देश में से गरीबी को दूर करेंगे। जब लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971, जब 1971 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी ने ये स्लोगन दिया था अपनी पार्टी को, गरीबी हटाओ। द पार्टी प्रोमिस टू रोडेट ऑल द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। और पार्टी ने जो है लोगों से वादा किया था कि हम अपने देश में से गरीबी को पूर्ण रूप से हटा देंगे, हमारी पार्टी को आप वोट दें। उसके बाद सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था किसने, जनता पार्टी इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977। जब 1971 में जब इंदिरा गांधी की पार्टी थी कांग्रेस, तो उन्होंने अपना स्लोगन बनाया था गरीबी हटाओ का। उसके बाद जनता पार्टी ने 1977 के इलेक्शन में स्लोगन बनाया था सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ।
द पार्टी प्रॉमिस टू अंडो द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज़। और क्योंकि उस टाइम जो है 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इमरजेंसी वगैरह लागू कर दी गई थी, तो उन सब से बचाने के लिए और सिविल्स की कुछ जो राइट्स थे उन पे सरकार ने कंट्रोल कर लिया था। तो जनता पार्टी ने स्लोगन दिया था कि हमें अपने देश को जो है लोकतंत्र बनाना है, जो लोकतंत्र खतरे में है उसको बचाना है, तो ये स्लोगन दिया था। उसके बाद लेफ्ट फ्रंट यूज़ द, जो लेफ्ट फ्रंट पार्टी है उसने अपना स्लोगन कौन सा दिया था वेस्ट बंगाल में, लैंड टू टिलर, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है हम उनको भूमि दिलाएंगे, इसका नारा दिया था 1977 में असेंबली इलेक्शन के अंदर। ठीक है, ये इस पार्टी का नारा है। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, तेलुगुस की सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी सुरक्षा करने का वादा किया था एनटी रामाराव ने, जो लीडर था तेलुगु देशम पार्टी का, जो आंध्र प्रदेश में है। जब 1983 के अंदर असेंबली इलेक्शन होने वाले थे उस टाइम आंध्र प्रदेश की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने जो है, जिसका लीडर था एनटी रामाराव, उसने ये स्लोगन दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु। तो अलग अलग पार्टी जो है अपने अलग अलग नारे देती है, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, स्वच्छ भारत, सबका साथ सबका विकास। जैसे बीजेपी पार्टी ने अब जो है अपना नारा दिया है सबका साथ सबका विकास का नारा, आपने सुना होगा। तो हर पार्टी जो है जब भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो अपना कोई ना कोई नारा लेकर आती है। इन डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन। लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी होती है और हर पार्टी को, हर उम्मीदवार को कि अपनी पार्टी का चुनाव प्रसार करे द वे दे वांट टू, वो जिस तरीके से चाहे। बट इट इज़ द समथिंग नेसेसरी टू रेगुलेट कंपेनिंग टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट, परंतु इसमें क्या इंश्योर किया जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार है फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट, हर किसी को जो है ना समान अधिकार हो कंपटीशन में हिस्सा लेने का। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, अगर हम अपने चुनावों के नियमों को, नियम जो है उनको बता दिए जाते हैं कि कौन उम्मीदवार क्या नहीं कर सकता, कौन पार्टी क्या नहीं कर सकती चुनाव प्रचार के दौरान, वो क्या नियम और कानून बनाए हैं। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी और कोई भी उम्मीदवार क्या नहीं कर सकता चुनाव प्रचार के दौरान। फर्स्ट है ब्राइब और थ्रेटन वोटर, कि वो किसी भी तरह से वोटर के साथ चीटिंग या धोखाधड़ी नहीं करेगा। नंबर 2, अपील टू डैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कभी भी धर्म के आधार नाम पर या कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। थर्ड, यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग, और कोई भी पार्टी और कोई भी उम्मीदवार सरकारी जो रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है कैंपेनिंग के दौरान, प्रचार के दौरान उनका यूज़ नहीं करेगा। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन, यानी कि लोकसभा के जब इलेक्शन है तो कोई भी पार्टी या उम्मीदवार 25 लाख से ज़्यादा, और असेंबली इलेक्शन है तो 10 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेगी। ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है जब चुनाव प्रचार किया जाता है पार्टी या उम्मीदवार के द्वारा, तो उनको ये नियमों का पालन करना पड़ता है। इफ़ दे डू सो, परंतु अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं यानी कि नियम नहीं मानते, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड। अगर कोई भी पार्टी या उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट जो है उसके इलेक्शन को रिजेक्ट भी कर सकता है, चाहे वो पार्टी जीत जाए, उसके बाद भी कोर्ट जो है उसको कैंसिल कर सकती है। इन एडिशन टू द लॉ, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे देश में हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ता है, जो इलेक्शन कमीशन जो है बनाता है। चुनाव जो हमारा जो इलेक्शन को पूरे को कंट्रोल करते हैं वो कुछ नियम और कानून बनाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी से उनको कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, उनका पालन करना पड़ता है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए तो उस टाइम कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता। हमने जो ऊपर किया था वो क्या था कि जब कैंपेनिंग करते हैं
तो वो कंपेनिंग करते वक्त हमें जो है पॉलिटिकल पार्टी और उम्मीदवार को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो कोई भी पार्टी उम्मीदवार क्या नहीं कर सकता, यानी कि वोट डालने से 24 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार रुक जाता है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो कोई भी पार्टी और उम्मीदवार क्या नहीं कर सकता, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, किसी भी मंदिर, जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन की प्रोपेगेंडा, यानी कि अपने इलेक्शन का चुनाव प्रचार करने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो वहाँ इन जगह पर जाके वो किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं कर सकता, वहाँ बल्कि जा भी नहीं सकता, ठीक है। जा रहा है तो वैसे ही गया और आ गया, किसी प्रकार की कोई मीटिंग या कंपेनिंग वगैरह इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, वो यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, तो वो जो है किसी प्रकार का भी गवर्नमेंट व्हीकल का, ऑफिस का, हवाई जहाज़ का, हेलीकॉप्टर का यूज़ नहीं कर सकता उन दिनों। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं कि इस दिन जो है इलेक्शन होंगे, उस दिन मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, जिस दिन अनाउंस हो जाता है कि इस मंथ में इस दिन जो है वोटिंग होगी, यानी कि वोटर अपना वोट डालेगा, जब अनाउंस हो जाते हैं इलेक्शन, उस दिन से लेकर जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते तब तक कोई भी मिनिस्टर जो है किसी भी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन यानी कि शुरुआत नहीं कर सकता है। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, किसी प्रकार की कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता। और मेक एनी प्रॉमिस टू प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, और पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए किसी प्रकार का कोई भी वादा नहीं कर सकता कि मैं ये पूरा कर दूंगा, यानी कि जो काम चल रहा है सरकारी, वो सारे काम जो है वो रुक जाते हैं। यानी कि मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी लॉन्च करनी है और इलेक्शन अनाउंस हो गई तो वो पॉलिसी लॉन्च नहीं करेगा, वो वहीं रुक जाएगा। किसी चीज़ का उद्घाटन करना है तो वो उद्घाटन भी वहीं रुक जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका आज तक का टॉपिक है कि फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी होगी, कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड हो गई, सीटें रिजर्व हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वोटर लिस्ट बन के तैयार होगी, कैंडिडेट ने नॉमिनेट हो गया, अभी ये उम्मीदवार जो है पार्टीज़ के थ्रू खड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा कि इलेक्शन कंपेनिंग, चुनाव प्रचार के दौरान ये सब बातें नहीं कर सकते। और जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो किसी भी वर्शिप प्लेस का यूज़ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ऑफिस को यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन के पर्पज़ से। और अनाउंस होने के बाद मिनिस्टर किसी प्रकार का कोई भी फाउंडेशन स्टोन नहीं लगा सकता है, उद्घाटन नहीं कर सकता है, कोई बिग डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है, पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगा, और किसी प्रकार की मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। क्लियर? तो इसमें आप पहले इसको ध्यान से सुने, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं, उनको फाइंड आउट करें, विद आंसर अपने रजिस्टर में नोट करें।